नमस्कार। नववर्ष के शुभकामना के साथ आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी सुरक्षित नहीं, महार योद्धाओं का विजय दिवस के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। एक बार फिर नववर्ष की मंगल कामना करते हुए हम आज आपको इतिहास में ले जा रहे हैं। इतिहास की यह वह खबर है जिससे आज भी बहुजन समाज प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई का। यह लड़ाई 1 जनवरी 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 500 महार सेना के साथ मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बीच कोरेगांव भीमा नदी के तट पर लड़ी गई, जिसमें महारों की विजय हुई। इस लड़ाई में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को हराया था। इसलिए यह बहुजनों की, खासकर दलितों के, महारों के वंशज इस युद्ध को अपने इतिहास का वीरतापूर्ण शौर्य मानते हैं। अपने पूर्वजों के विरासत का जश्न हर वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। इस साल विजय दिवस का 207वां वर्षगांठ था। देश भर में यह लड़ाई दलित उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिशोध का प्रतीक बन गई है। आज भीमा कोरेगांव की विजय की 207वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्तमान देश में दलितों के हालात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और प्रयासों से बेहतर हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भीमा कोरेगांव में 1927 में गए थे। डॉक्टर साहब के संविधान से देश में नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि लागू करने की प्रक्रिया आधी अधूरी रही। शिक्षा रोजगार के मौके का फायदा उठाकर दलितों का कुछ वर्ग मिडिल वर्ग में शामिल भी हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज भी दलित पिछड़े पूरे देश में भेदभाव, असमानता, जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो यह कहानी आज से 200 साल पहले की है। उस समय देश में, समाज में कितना भेदभाव था, इस भीमा कोरेगांव के युद्ध का इतिहास जानने से पता चलता है। भीमा कोरेगांव का युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय के अगुवाई में 28,000 मराठा सैनिक ब्रिटिश पर हमला करने के लिए पुणे जा रहे थे। तभी रास्ते में 800 सैनिकों की एक इकाई मिली जो ब्रिटिश सेना का साथ देने के लिए तैयार थी। पेशवा ने 2000 सैनिक भेजकर इस पर हमला करवा दिया। कप्तान फ्रांसिस स्टांटन की अगुवाई वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यह टुकड़ी 12 घंटे तक लड़ती रही। यह टुकड़ी पेशवा की सेना पर विजय प्राप्त की। टुकड़ी में ज्यादातर फौजी महार दलित समुदाय से थे। भीमा नदी के किनारे हुए इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों ने 28,000 मराठाओं को रोके रखा, बल्कि विजय भी प्राप्त की। इस लड़ाई में महारों ने अपने अस्मिता की लड़ाई, अस्पृश्यता का व्यवहार करते थे। दलितों की इतनी बुरी दशा थी कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिटता चला जाए। और दलितों के गले में एक बर्तन
लटकाया जाता था ताकि उसमें वो थूक सके और उनके थूक से कोई स्वर्ण अपवित्र ना हो जाए। कुएं और पोखरे के पानी निकालने पर भी भेदभाव होता था। इस लड़ाई में महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि पेशवाओं को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत दलितों पर भेदभाव थोप दिया था। इससे दलित नाराज थे, इसलिए ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर लड़े। अंग्रेजों ने जय स्तंभ को उस सैनिकों के याद में बनवाया था जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। दलित मराठाओं के बीच पहले कभी मतभेद नहीं हुए थे। मराठाओं ने अपनी सत्ता पेशवाओं द्वारा छीने जाने के बाद पेशवा से नाराज थे। महार छुआछूत के कारण इस लड़ाई में शामिल हुए और इसमें विजय महारों की हुई, जो कि छुआछूत, भेदभाव और 500 फौजियों की टुकड़ी ने 28,000 सेनाओं वाली पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया और विजय पताका फहराया। उसी विजय पताका शौर्य का आज दिवस है, जो 1 जनवरी नए वर्ष के शुरुआत के साथ मनाया जाता है। यह घटना 1 जनवरी 1818 की है। इस घटना से आज के दलित पिछड़े समाज सबक ले सकते हैं कि आज हमारी कितनी प्रगति हुई, भविष्य में क्या हम करेंगे और इतिहास में हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ था। इसका आकलन करने के लिए यह युद्ध, विजय और वर्तमान स्थिति का, इतिहास में वर्तमान स्थिति का पता चलता है कि दलितों के साथ कैसा भेदभाव होता रहा है। दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल ने अपनी सुरक्षा को लेकर अपने ही सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यदि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। पटेल ने सूचना विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। आशीष पटेल ने कहा, सरदार पटेल का वंशज हूं, डरने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं। उन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार आईएएस अधिकारी और तत्कालीन प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एम देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर हुई सहमति के आधार पर पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हरण ये लगातार मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जो अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को झूठ फरेब और मीडिया ट्रायल का यह खेल आगे बढ़कर बंद करना चाहिए। यदि यह विभागीय पदोन्नति गलत है तो सूचना विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहा हूं कि मुख्यमंत्री यदि उचित समझे तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे चारित्रिक हनन के इस दुष्प्रयास पर अस्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक किए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि स्वयं मेरी और मेरी पत्नी अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की संपत्ति की जांच करा ली जाए। पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लगने के कारण उन ओबीसी वंचित वर्ग को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों को सालों से हकमारी की गई है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर आरोप है कि उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में
प्रमोशन कर लेक्चरर्स को विभागाध्यक्ष बना दिया। इसके लिए आरक्षित वर्ग के लेक्चरर्स विभागाध्यक्ष नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मीनाक्षी सिंह ने मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से की है। पिछले दिनों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने कहा था कि प्रमोशन में भारी घोटाला हुआ है। 250 लेक्चरर्स से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई है। विधानसभा में बोलने का समय नहीं दिए जाने के कारण पल्लवी पटेल ने विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरक्षित वर्ग की हकमारी की गई है। नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। 16 दिसंबर को आशीष पटेल ने कहा था कि मेरी राजनीतिक हत्या कराने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जिस दिन आदेश करेंगे मैं 1 सेकंड में इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री नहीं है, वह राज्य के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उनको इस्तीफा देने या बर्खास्त करने का आदेश निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आदेश निर्देश नहीं दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के तरफ दिखा रहे हैं। मामला कॉलेजों में सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन करके नियुक्ति दी गई है, इसका आरोप है। अगर सीधी भर्ती से पद भरे जाते तो दलितों पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलता। हर अभ्यर्थी से 25-25 लाख रुपए की वसूली की गई, ऐसा पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया था। इस धांधली में सरकार को 50 करोड़ अतिरिक्त वार्षिक बोझ भी अयोग्य कर्मियों के वेतन भत्ते के रूप में देना पड़ रहा है। यस की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती तथा संविदा आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण को लेकर सवाल की थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछड़ों को नौकरी आरक्षण को लेकर सवाल की थी, जिसमें कहा था दलित पिछड़ों को नौकरियों में भेदभाव और अनदेखी का मुद्दा उठाया था, जिसमें कहा था कि इस वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जा रहा है, उन्हें योग्य नहीं एनएसएफ कहकर छांट दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने जाति जनगणना की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना आरक्षण और समानता के खिलाफ अब तक का उसका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। वह तो न तो जाति जनगणना के पक्ष में है, न ही आरक्षित वर्ग को आरक्षण के हिसाब से नौकरी देने के पक्ष में है। एनएसएफ कर उन्हें नौकरी से वंचित किया जाता रहा है। उन्होंने पहले भी सुरक्षा की कई बार मांग कर चुके हैं। उनका कहना है कि एसटीएफ जिस प्रकार काम करती है सबको पता है, इसलिए मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हुआ तो इसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगी। कानून व्यवस्था और शासन तंत्र की पोल खुद कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी बता रहे हैं। आम जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी या उसका विवरण कौन बताए। यह जो नियुक्तियों का आरोप है, इसमें पारदर्शी तरीके से लोगों को जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जब राजनीति में सक्रिय थे, अपने रैलियों में भाषणों में यह कहते थे कि सबको बराबर का मौका और हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन अपना दल जब पावर में आया तो वह 2 खंड में विभाजित हो गया और एक खंड की अध्यक्ष अपना दल सोनेलाल के अनुप्रिया पटेल बनी और दूसरे खंड की माता कृष्णा पटेल बनी।
कमेरावादी के नाम से वह पार्टी अलग है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कहा करते थे अपने भाषणों में, रैलियों में कि मौका मिलने पर सबको मंत्री, मुख्यमंत्री बारी बारी से बनाया जाएगा। जब अपना दल यश को मौका मिला तो केंद्र में अनुप्रिया पटेल मंत्री हो गई और राज्य में आशीष पटेल जी उनके पति मंत्री हो गए। पति पत्नी दोनों लोग एक केंद्र में एक राज्य में मंत्री पद संभाल रहे हैं। इनमें अपना दल के व्यवस्था के अनुसार, समानता के अनुसार हर लोगों को मौका देने की बात डॉक्टर साहब ने जो कहा था उससे पार्टी भटक चुकी है। यह अपना हित साध रहे हैं कि अन्य जाति या व्यक्तियों को मौका नहीं दिया जा रहा। अपना दल की सोच वही है कि सबको मौका मिलनी चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सबको मिलना चाहिए। आम जनता से कट चुके हैं, आम जनता के दुख दर्द को भूल चुके हैं। जो यह बात आ रही है इसमें 250 करोड़ की वसूली की बात सामने आ रही है। 25-25 लाख रुपए का जो आरोप लग रहा है वह आम जनता, आम छात्र बेरोजगार देने की स्थिति में है। आम लोगों को रोजगार, नौकरी मिलेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए, जनता को विचार करना चाहिए, मतदाता वर्ग को विचार करना चाहिए, शिक्षित, बेरोजगार, पढ़े लिखे लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति और समानता और भागीदारी कैसे हो देश के विकास में। नमस्कार, जय संविधान।